मैं आफिया। मैं हमेशा से एक मुर्दा लाश नहीं थी। मेरी भी जिंदगी थी, खुशियों से भरी। लेकिन 2 साल पहले मुझे हैवानियत के साथ मार दिया गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप ही बताइए, क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। कई बार मीडिया का दबाव केस सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता है। जब कोई केस अखबार की सुर्खियां बनता है, टीवी पर उसे लेकर डिबेट होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी उस केस से जुड़ती है, जिससे पुलिस और प्रशासन पर उस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ता है। आफिया का केस भी अखबार और न्यूज चैनल पर काफी उछला। यही नहीं, इलेक्शन के दौरान चुनावी मुद्दा भी बना। पर अफसोस कि इंसाफ के बजाय आफिया की अम्मी नज़मा को सिर्फ खोखले वादे और झूठी उम्मीदें ही मिली। मानो आफिया की केस फाइल नेताओं के लिए वोट बटोरने का एक जरिया बनके रह गई। आइए जानते हैं क्या थी आफिया की कहानी। आफिया बेटा, ये ले, चाय पी ले। तू फिर वही कर रही है? मना किया है ना तुझे? अम्मी, आप तो जानती हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ सही बर्ताव नहीं होता। उनके साथ छेड़छाड़ होती है, बराबरी का हक नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी ऐसे देखते हैं जैसे मानो कह रहे हो कि लड़की है, उतनी काबिल तो नहीं होगी। अरे आफिया, कॉलेज में तो होता ही है ये सब, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, हर जगह होता है। औरत और मर्द का ये फर्क खुदा ने बनाया है। नहीं अम्मी, खुदा ने मर्द और औरत बनाए, फर्क हमारी सोसाइटी ने बनाया। नज़मा, 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 दरवाजा खोल। अशफाक, तुम्हें मना किया ना यहाँ आने के लिए? शौहर हूँ तेरा, और ये घर मेरा भी है। आपका नहीं, मेरे अब्बू का। देख, तू तो मेरे मुंह लग मत। क्या चाहिए तुम्हें अशफाक? अरे अपनी बीवी चाहिए। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मैंने रजिया को मना लिया है, तुम दोनों अब मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगी। चलो। तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ? क्यों? ताकि मेरे पीछे से तुम मेरे इस घर को बेच सको? देखो अशफाक, मैंने कभी तुम्हें अपना शौहर माना ही नहीं है। अरे तेरे मानने से क्या होता है? निकाह हुआ है हमारा। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। चलना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। चल चल चल। छोड़ो मुझे। हाथ छोड़िए मेरी अम्मी का, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो तू अब मुझे पुलिस की धमकी देगी? अगर तू मेरे सगी भाई की बेटी ना होती ना, तो कब का काट के दबना चुका होता तुझे। तुम लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया मानती है कि मैं तेरा शौहर हूं और इस आफिया का सौतेला बाप। और 3 बेटियां हैं मेरी, और मैं नहीं चाहता हूं इस आफिया के चाल चलन की वजह से उनके निकाह में दिक्कत आए। संभाल के रख अपनी बेटी को, और इसको कोई हॉस्टल भेजने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आप क्यों सहती हैं ये सब? तू नहीं समझेगी आफिया, ये दुनिया एक अकेली औरत के लिए कितनी जालिम है। प्लीज अम्मी, आप ये औरत होने की दुहाई मत दो। ये बोलो कि आप कमजोर हो। किस बात का डर है आपको? हाँ, आखिर आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती? शरीफ घर की औरतें पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ती बेटा। अरे अम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे वहाँ हॉस्टल में आपकी फिक्र लगी रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस अपना ख्याल रख, और थोड़ा हंस दे। अब चल, पैकिंग करनी है ना, चल जल्दी। ये ले आफिया, कुछ पैसे रख ले। अम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी। एंड आई नो यहाँ पर फैक्ट्री में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उसके पैसे आने वाले, टेंशन मत लो। बहुत सयानी हो गई है तू, लेकिन मैं भी तेरी अम्मी हूँ, चुपचाप रख ले। और आफिया, ये देखना जरा, ये डॉक्टर है, बहुत पैसे कमाता है। अम्मी, आप तो चाहती थी ना कि मेरा निकाह ना हो अभी। आप चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। तेरी इस अम्मी ने बहुत गलतियां की हैं, और मैं नहीं चाहती इन गलतियों का असर तेरी जिंदगी पर पड़े। तू बस निकाह कर ले, इससे मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। अम्मी, मैं निकाह करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन किसी के डर से नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। अच्छा अम्मी, आप जाइए। मैं रुकती हूँ ना बस आने तक। अरे अम्मी, आपको काम के लिए देरी हो जाएगी, आप जाइए ना, मैं बस लेकर चली जाऊँ। ठीक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आफिया, क्या बिना मिले ही जा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जा रही है वो आफिया अपने हॉस्टल। पता है ना क्या करना है। एक चाय देना। हे गाइस, हाय, हमारी झांसी की रानी आ गई। यार तूने पोस्टर इतने कमाल के बनाया ना कि उन्हें देख के मजा ही आ गया, सीरियसली। पता है शगुन, पूरी रात लगी मुझे इन पोस्टर्स को बनाने में। अम्मी तक को टाइम नहीं दे पाई। तो तूने अपनी पूरी छुट्टी इस नुक्कड़ नाटक पे वेस्ट कर दी? और नहीं तो क्या। कमाल है तू भी। वो तो मैं हूँ। अच्छा लिसन, अभी मैं चली फ्रेशन अप होने, तुम लोग अपने गॉसिप कंटिन्यू करो। हाँ तुम्हें जरूरत भी है, जाओ। चल चल। भैया, आज आप सभी की चाय मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को भी प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग हमारा नुक्कड़ नाटक वहां पर देखेंगे। ओके, लीजिए भैया, पैसे काटिए। हमें चाहिए आजादी, बुरी नजर से आजादी, गंदी सोच से आजादी, रोड रोमियो से आजादी, से आजादी, बुरी नजर से आजादी। बंद करो ये सब। क्या चल रहा है? तो गर्ल्स हॉस्टल ने ऐसे ही मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है, और तुम लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन नहीं कर रही हो। जय सर, आप यहाँ। आपको इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। विनय, ड्यूटी फर्स्ट। काम है तो करना पड़ेगा ना। सर, इस तरह इतनी वहशियत, इतना गुस्सा, इस तरह से कौन मार सकता है इसे? नाम क्या इसका? सर, लड़की का नाम आफिया खान, उम्र 21 साल, JMS कॉलेज की स्टूडेंट है और यहाँ हॉस्टल में रहती थी। ये देखिए सर, ये लेटर भी चिपका हुआ है। एक मिनट, चलो मिलते हैं तुमसे हम अगले जन्म। दिलकश जवानी। विनय, इसे उठाओ। लड़की को इसी बेड पे मारा होगा और फिर कमरे से घसीट कर बाथरूम तक ले गए होंगे।
और शायद उसका रेप भी किया होगा। बाथरूम के शीशे पे वो नोट और लड़की के हाथ पे लेकर दिलकश जवानी। किसी जिल्टेड लवर का मामला लगता है। सर कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए सभी लड़कियां अपने अपने घर गई हुई थी। आफिया और 4-5 लड़कियां और अभी परसों ही अपने घर से हॉस्टल लौटी सर। ये रही सर। अच्छा, आफिया के रूम में 2 बेड्स और हैं। उसकी रूममेट्स कौन है? सर मैं और तनु, लेकिन तनु अभी तक घर से वापस नहीं आई है सर। आफिया को इतनी हैवानियत से, इतनी बेरहमी से किसी ने मार दिया और आपको कुछ पता ही नहीं चला? एक्चुअली कल रात को मैं अपने कमरे में नहीं थी। हम सब लोग कल गीतिका के रूम में थे, क्योंकि इसकी दोनों रूममेट नहीं आई थी तो हम लोग इसी के रूम में सो गए थे सर। हाँ सर, ये सब मेरे ही रूम में थे। लेकिन आफिया तो आपके रूम में नहीं थी। क्यों? कोई अनबन थी उसके साथ? नहीं नहीं सर, वो तो हम सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कल उसे बोला भी था कि तू भी हमारे साथ चल, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। तू अभी तक पढ़ रही है? चलना गीतिका के रूम में। अरे मोहतरमा जी, ऑलरेडी घर पे कितना टाइम वेस्ट हो गया। अगर अभी पढ़ाई नहीं की ना तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। तू जा, चलना प्लीज। जा मेरी माँ। अच्छा ठीक है, बाय। आफिया की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने ही देखा था। सुबह मैं अपने कमरे में आ रही थी तो मैंने आफिया का किसी के साथ कोई अफेयर था? कोई ब्रेकअप हुआ था उसका? नहीं नहीं सर, जहाँ तक मैं आफिया को जानती हूँ ऐसा कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसे पसंद करता हो, कोई जिल्टेड लवर टाइप। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन सर, इस हॉस्टल के बाहर के लड़कों से आफिया की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कल भी कुछ हुआ था। हाँ सर, कल दोपहर को हम सब बाहर नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तभी आफिया की वहाँ कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी। और ये क्या आजादी आजादी का नारा लगा रखा है? और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें? आजाद तो मैं हूँ, लेकिन अब मुझे पूरी औरत जाति की आजादी चाहिए। हमें इज्जत चाहिए, बराबरी का हक चाहिए और हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आई। चलो गर्ल्स। सुना, कहाँ जा गई? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आइंदा किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। मुझे थप्पड़ मारा तूने? तेरी तो भाई छोड़ मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, सबके सामने नंगा करके रखूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। गलती मेरी ही है सर। इन लोगों ने तो कहा था कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगा बाहर के लड़कों से कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई और पुलिस इन्वॉल्व हुई तो लड़कियों पर खतरा बढ़ जाएगा सर। लेकिन सर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे चुप रहने से ये सब हो जाएगा। आपके हॉस्टल में और कौन कौन मेल है? बस एक गार्ड मेल है और यहाँ तो कुक भी फीमेल है। आफिया का रूम यहाँ 3rd फ्लोर पे है और इस 3rd फ्लोर पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सीढ़ियों से। एक काम करो, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी कस्टडी में लो और वो लड़के जिनके साथ आफिया का झगड़ा हुआ था। ओके सर। विनय, ये देखो, यहाँ पे खून के धब्बे हैं। हमें ऊपर कॉरिडोर में कहीं भी किलर्स के फुटप्रिंट नहीं मिले, ना ही सीढ़ियों पे, लेकिन यहाँ पे है। एक काम करो, यहाँ के प्रिंट लो और लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मना किया था ना मैंने कि आफिया को हॉस्टल मत भेजना, तूने उसे फिर से हॉस्टल भेज दिया। मर गई वो, अब चैन मिल गया तुझको। कुछ नहीं किया सर मैंने। तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना आफिया के साथ, उसे नंगा करके घुमाने की धमकी दी थी ना तुमने? नंगा करके मैंने बस गुस्से में बोल दिया था सर, बस गुस्से में बोल दिया था। वो फालतू की नारेबाजी कर रही थी बहुत। बड़े समाज सुधारक बनते हो ना तुम दोनों, हाँ? विनय, इन दोनों समाज सुधारकों की अच्छी तरह से खाल खींचो, तोड़ो इन दोनों को। कुछ नहीं किया सर हमने। सर हमने गार्ड और उन लड़कों की हैंडराइटिंग को नोट पर लिखी हैंडराइटिंग से मैच किया है। सर मैच नहीं हो रही है और आफिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है सर। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। और रेप? सर रेप तो कंफर्म नहीं हुआ, बॉडी पर कोई डीएनए तो नहीं मिला, लेकिन सर नोचने के निशान है।
करो, उजागर करो, उजागर करो। आफिया के कातिलों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। पुलिस प्रशासन की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। आफिया का केस वक्त वक्त पर चर्चा में आता रहा, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर। सही मायनों में केस में कोई खास प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। नेता आफिया को न्याय दिलाने के बड़े बड़े दावे करते, आश्वासन देते, अफसोस जताते, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यही रही कि आफिया का केस कोर्ट केसेस की ढेर में पड़ा धूल खा रहा था। पर ढेरों नाकामियों के बाद भी आफिया की मां मायूस नहीं हुई, डटी रही और आखिरकार उसका सब्र रंग लाया। हमारी पार्टी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, यही एजेंडा है हमारा, इसलिए हमारी इस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। सर, आफिया के केस की चार्जशीट दायर हो चुकी है। वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, कैसे भी हो इस केस को रीओपन करवाइए। मैं तो कहता हूं कि इस केस को आप क्राइम ब्रांच को सौंप दीजिए। सर, इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है नहीं। आपको भी पता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। जानता हूँ जिंदल, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। चैन सर, ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फिर से क्राइम ब्रांच करेगा। एनीवेज, हमने इस केस में संतोष को अरेस्ट किया है, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन किस बिना पे अरेस्ट किया था? ना तो संतोष की मां मानने को तैयार है, ना ही आफिया की मां मानने को तैयार है। मीडिया 50 सवाल ऊपर से खड़े कर रहा है कि जो आदमी ठीक से चल फिर नहीं सकता वो गर्ल्स हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर बालकनी से कैसे जा सकता है। आशुतोष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे, तुम्हारी टीम से कहीं कोई गलती हुई है? मैंने सुना है कि उस दरमियान तुम किसी ट्रेजेडी से भी गुजर रहे थे। जी हाँ सर, लेकिन मेरी पर्सनल ट्रेजेडी का मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लेना देना है? फॉर मी ड्यूटी इज फर्स्ट। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने ना तो इस केस में कोई कोताही बरती है और ना ही इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। मेरे खबरों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी संतोष के बारे में कि वो एक हिस्ट्री शीटर भी है। और सर, आफिया की मौत के बाद भी ये संतोष हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, उसकी मौत की न्यूज़ देख रहा था। और जब पुलिस वहाँ से चली गई तो ये भी वहाँ से चला गया। आफिया को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। आफिया की माँ मीडिया में बार बार कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ, लेकिन आपकी रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र ही नहीं है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आफिया के साथ रेप हुआ ही नहीं है। सर, आफिया की माँ लोगों की कही सुनी बातों में आ रही है। आफिया की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, किसी को भी ऐसा लगेगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं आया था। किलर ने आफिया को प्रेशर से मारा था सर। आई एम श्योर वो चोरी के लिए वहाँ आया होगा, आफिया के साथ झड़प हुई और उसने आफिया की जान ले ली। अगर हम तुम्हारी थ्योरी माने तो फिर वो आफिया को घसीट कर आफिया के रूम से वॉशरूम तक लेकर क्यों गया? वहाँ उसने आफिया के कपड़े निकाले, उन्हीं कपड़ों से उसके हाथ पैर बांधे, एक नोट भी छोड़ा। अगर कोई सिर्फ चोरी के मकसद से वहाँ गया था तो उसने इतनी हैवानियत क्यों दिखाई? प्लीज एक्सप्लेन मी। संतोष ने खुद कबूल किया कि मर्डर उसी ने किया। ये देखिए, ये उसकी स्टेटमेंट है। आशुतोष, सस्पेक्ट से स्टेटमेंट कैसे ली जाती है कि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी को इतना मारोगे, कुटोगे तो हाँ बोलेगा ही ना। सर, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आफिया को चोरी के सिलबट्टे से मारा गया था। एक औरत ने संतोष को वो सिलबट्टा चोरी करते हुए देखा भी था। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संतोष की तरफ ही इशारा कर रहे थे सर, बिलीव मी। लेकिन आफिया की बॉडी के पास एक नोट मिला है, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ भी मिला है, दिलकश जवानी। ये तो किसी जिल्टेड लवर की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे ही लग रहा था। हालांकि संतोष का कोई पास नहीं मिला हमें, लेकिन सर हो सकता है एक तरफा प्यार हो। एनीवे, थैंक यू सो मच। जैन सर। जय हिंद। अभिषेक, संतोष को गर्ल्स हॉस्टल लेकर आओ। सर। सर, उस घटना के बाद तो पुरानी वार्डन को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और पिछले 2 सालों से मैं ही यही की वार्डन हूँ सर। अच्छा, ये बात बताइए। सर, ये संतोष है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू स्टेटमेंट दे चुका है अपना पहले ही। साहब, उन लोगों ने बहुत मारा था साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, रोना बंद करो। इधर आ। आजा। चल, दीवार पे चढ़ जा। चल।
संतोष, इस बोरी को घसीटते हुए वॉशरूम तक लेकर जाए। सर, आपने जो पता करने के लिए बोला था, जो आफिया की बॉडी के ऊपर दिलकश जवानी लिखा हुआ था, वो एक सॉफ्ट पोर्न वेब सीरीज है। और सर, ये संतोष को लेके आपको क्या लगता है? देखते हैं। अच्छा, संतोष के अलावा इस केस में और किस किस पे शक था? सर, एक कार्तिक और सुनील। सर, ये दोनों अक्सर हॉस्टल के बाहर नेतागिरी झाड़ा करते थे और आफिया के साथ इनका झगड़ा भी हुआ था। और ये हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड। इन सबको बुलाओ। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी ये किया है वो आफिया पे नजर रखता होगा, उसको फॉलो करता होगा, उसने पूरी रेकी की होगी, तभी उसको पता चला होगा कि सारी लड़कियां एक ही कमरे में। इस केस से जितने लोग भी जुड़े सबको बुलाओ। सर 2 साल पुरानी बात के लिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। 2 साल पहले तुम्हारी रूममेट की जान गई। हमें पता चला है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। आई एम श्योर तुम भी यही चाहती होगी कि तुम्हारी दोस्त को इंसाफ मिले। हम बस तुमसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन किस किस वक्त पर क्या क्या हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ मैं वो बता सकती हूँ। एक दिन पहले ही आफिया नागपुर से पुणे आई थी। सर, हम लोग अगले दिन कॉलेज गए। हॉस्टल के बाहर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया। वहाँ हमारा 2 लड़कों से झगड़ा हो गया था, जो हम पहले ही बता चुके हैं। सर, हम उसी रात गीतिका के रूम में चले गए थे पार्टी करने के लिए। हमारी आँख लग गई और हम वहीं सो गए। सुबह जब हमारी आँख खुली, हम वॉशरूम की तरफ गए तो हमने देखा कि आफिया की लाश वहाँ थी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते सर। सर, क्या बताऊं क्या हुआ था। 2 साल बीत चुके हैं इस बात को, और सच कहूं तो मुझे भी कुछ अच्छे से याद नहीं। तुम लोगों ने किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी थी उस दिन? नहीं सर, एक्चुअली उस दिन हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन था तो बहुत शोर था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। सर, वार्डन किरण शर्मा यहाँ से जॉब छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। मैंने उसे बुला लिया है। और वो दोनों लड़के अंकित और सुनील, उनका क्या हुआ? सर, वो दोनों भी पुणे छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म किया है। तुम्हारी वजह से मैं पंगे में फंसी हूँ। अब क्या चाहिए? क्यों फोन किया है? अभिषेक, इंस्पेक्टर आशुतोष को बुलाओ। सर। क्राइम स्पॉट या हॉस्टल के कॉरिडोर में कहीं पर भी फुटप्रिंट नहीं मिले। राइट सर। लेकिन स्टेयर्स के पास मिले। इतना तो साफ है कि किलर के जूतों पर आफिया का खून लगा हुआ था। उस हिसाब से तो कॉरिडोर में भी मिलने चाहिए थे। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे ही लगा था। फिर हमने सोचा कि शायद किलर ने वहां से निकलने से पहले पहुंचते होंगे। अपने शूज पर ये ब्लेड लगाओ। अभिषेक सर, साफ करो ये फुटप्रिंट। किलर ने अगर खुद अपने फुटप्रिंट साफ किए होते तो हल्के से रह जाते। जैसे कि देखो ये रह गए। किलर के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो अच्छे से साफ कर सके। इसका मतलब यह है कि किलर के जाने के बाद किसी और ने उसके फुटप्रिंट साफ किए। आई एम श्योर इस केस में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अभिषेक, अपनी टीम के कुछ लोगों को बोलो कि हॉस्टल के बाहर अंडर कवर होकर रहें। हॉस्टल में क्या क्या होता है पूरी जानकारी इकट्ठा करें, और इस केस से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस और बाकी की डिटेल्स चाहिए मुझे। राइट सर। सर, लोगों की बातों से मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे पुणे छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। और उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ।
इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। सर उस वक्त अक्ल नहीं थी, इसलिए नेता वेता के चक्कर में लगे रहते थे। लेकिन अब बात समझ में आ गई कि जब घर में पैसे और नौकरी की बात होती है, कोई नेता हाथ थामने नहीं आता। सर पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, बीवी बच्चे वाले हैं सर हम। सर बहुत मुश्किल से हमने फिर से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की, अब हमें बख्श दीजिए सर। हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा साहब, हम तो बोल बोल कर थक गए थे कि हमने कुछ नहीं किया। वो तो माता रानी का शुक्र है कि आप लोगों ने उस राक्षस को पकड़ लिया, वरना तो हमें सूली पर चढ़ा देते। गरीब की सुनता ही कौन है। सर कोई छोटा सा भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जिससे हम ये जान पाए कि इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, पर हम कोशिश कर रहे हैं सर। आई विल कीप यू अपडेट सर। अभिषेक सर, कॉल रिकॉर्ड्स की क्या अपडेट है? सर ये उन सबके ही मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं सर, बाकी सब तो क्लीन है। एक बस गीतिका के मोबाइल पे नागपुर से कॉल आ रहे थे, वो भी आफिया के घर के पास के पीसीओ से। इससे क्या साबित होता है? हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला हो सकता है सर, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गीतिका को 2 साल पहले तक ये कॉल्स आ रहे थे और आफिया के मर्डर के बाद से गीतिका को ये फ़ोन कॉल आना बंद हो गए। और अब जब ये केस दोबारा से रीओपन हुआ है तो गीतिका को उसी पीसीओ से दोबारा फ़ोन आ रहे हैं। बुलाओ गीतिका को। सर सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सर गीतिका को बुलाने के लिए एक टीम उसके रेंटेड घर पे भेजी थी, तो नेबर से पता चला कि वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। तो आपका शक सही था कि हो ना हो इस केस में 2 लोग शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये दूसरी शख्स गीतिका ही हो सकती है। ये भी तो हो सकता है ये केस रेप केस हो ही नहीं, इसमें दुश्मनी का एंगल हो, किसने दुश्मनी निकाली हो आफिया के साथ। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्राइम सीन को इस तरह से सजाया गया कि जिल्टेड लवर और रेप एंड मर्डर का केस हो। अभिषेक पता करो कि गीतिका इस वक्त कहाँ पर है और नागपुर से गीतिका को फोन कौन कर रहा था। आफिया की माँ से भी पूछताछ करो, शायद वहाँ से कुछ पता चले। सर गीतिका? नहीं, मैंने गीतिका को कभी फोन नहीं किया, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। देखिए कॉल्स तो आपके एरिया से आते थे, उसका कोई दोस्त या कोई जानने वाला? मैं किसी को नहीं जानती। ठीक है। जी भाईजान, सबसे ज्यादा नंबर लाई है आपकी आफिया। अखबार के दूसरे पन्ने पर उसका फोटो भी छपा है। हाँ, आगे जैसा आफिया चाहे। खुदा हाफिज। ये क्या अम्मी, आप अभी तक फोन पर लगे हो? अरे तूने खबर ही इतनी अच्छी दी है कि रिश्तेदारों तो क्या पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आफिया मेरी बेटी लाखों में और मेरी अम्मी करोड़ों में। देखना अम्मी, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे मैं इतना नाम कमाऊंगी ना कि आपको वर्ल्ड फेमस कर दूंगी। लिखा है कि बेटे सिद्धार्थ ने मेरी बच्ची को मारा है। अब समझ आया, अपने संतोष जैसे आदमी को केस में फंसाया ताकि केस को रफा दफा कर सके। सर मैंने कहा ना आपसे, मैं किसी आफिया को नहीं जानता, बस न्यूज में देखा था 1-2 बार। हमने तुम्हारी 2 साल पहले की मोबाइल डिटेल्स निकलवाई थी। आफिया की फ्रेंड शगुन, जानते हो ना, बहुत बातचीत होती थी, दोनों में टच में थे, मिलना जुलना भी था। हाँ सर, मेरा सिद्धार्थ के साथ अफेयर चल रहा था। सर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। असल में उस रात हम सारी लड़कियां गीतिका के रूम में छुपके से पार्टी कर रहे थे, जिसमें मैंने सिद्धार्थ को भी बुलाया था। हाँ सर, मैं वहाँ पर गया था, लेकिन 1 घंटे में वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। सर सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। हम लोग तो बीच पार्टी से ही निकल गए थे और निकलकर हम लोग दूसरे कमरे में चले गए थे। बस सिद्धार्थ, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। फिर से तंग आ गई तू।
हाँ? मर जाके तो। सर जानवर था वो जानवर, उसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सर सिद्धार्थ वहां से गुस्से में निकला था और मैं रोते रोते उसी कमरे में सो गई। सर मैंने अगले दिन देखा तो आफिया की मौत हो चुकी थी। सर मैं दावे से कह रही हूँ आफिया को सिद्धार्थ नहीं मारा है। वजह? सिद्धार्थ आफिया को क्यों मारेगा? लड़कियों के शरीर के साथ खिलवाड़ करना शौक है उसका। हाँ लेकिन आफिया के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। सर आफिया के साथ रेप हुआ था, उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसका रेप हुआ था, लेकिन सर पुलिस वालों ने ये बात दबा दी थी। उस वक्त सब लोग यही बात कर रहे थे। बहुत प्रेशर बढ़ रहा है जिंदल, जो करना है जल्दी करो। सर अपने खबरियों को बोलो कि वो सिद्धार्थ पे नजर रखें और साथ ही शगुन पे भी। सर सर ये सिद्धार्थ तो बार बार यही कह रहा है कि वो उस रात वहाँ था ही नहीं। नेता का बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। नजर रखो इस पर। इस केस में बार बार यही बात उठ रही है कि रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था, रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था। एक काम करो, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उससे मिलो। सर आफिया की बॉडी के ऊपर ब्रुटैलिटी के निशान थे, खरोंच, बाइट मार्क्स, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसका रेप नहीं हुआ था। अभिषेक, आफिया के स्केलेटन की दोबारा से जांच करवाओ, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। कोर्ट उसके घर वालों से परमिशन लो। यस सर। इतनी वहशियत, इतना गुस्सा, इस तरह से कौन मार सकता है इसे? इस केस में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। सर आफिया के स्केलेटन की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर उसका हाथ तोड़ा गया था और पैर भी, और उसके सर पर बार बार मार कर उसकी जान ले ली गई थी। सर एक और बात पता चली है, आफिया के मर्डर के करीब 8 महीने पहले उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। ये देखिए सर ये वीडियो आफिया के हॉस्टल का ही है। इसमें वॉशरूम में एक आदमी एक लड़की का वीडियो बना रहा है। सर एक और बात, हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड जिसने हमसे ये बताया था कि इस कांड के 6 महीने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। सर पता चला है कि वो पुणे में ही और बिजनेस कर रहा है। खबरियों ने बताया कि आफिया के मर्डर के बाद उसके पास काफ़ी पैसे आना लगा था। बुलाओ। सर बताते हैं साहब, हमें ये पैसे उस हॉस्टल की वार्डन किरण मैडम ने दिए थे। किरण मैडम शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ अपने पति से अलग रहती थी और उनका अफेयर भी चल रहा था अनिल राठी के साथ में। वो हमेशा यहाँ आया जाया करता था और उसका आफिया के साथ में पंगा भी हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तुम्हें ताका-झाकी करने की जरूरत क्या थी? और वीडियो बनाया क्यों? तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जॉब जाएगी। आफिया प्लीज, अनिल से गलती हो गई और वो वीडियो सोशल मीडिया से हटा दो। और अगर कॉलेज कमेटी पूछे तो बोलना कि वीडियो बिल्कुल नकली था। सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। आफिया, बहुत तमाशा हुआ था साहब हॉस्टल कमेटी में। अनिल का आना जाना भी बंद करवा दिया था। कमेटी ने वार्डन मैडम को एक मौका दिया था, लेकिन उसके बाद भी अनिल अक्सर छुप छुप कर वहाँ आया करता था। उस रात भी आया था? पता नहीं साहब, हम सो गए थे। जब सुबह उठे तो देखा कि किरण मैडम वहाँ जूते के निशान साफ कर रही थी। और अब तो वार्डन मैडम ने अपने पति को छोड़कर अनिल से शादी भी कर ली है। हाँ, मैं किरण से मिलने जाता था, लेकिन उस रात नहीं गया था। तो फिर गार्ड को इतने पैसे क्यों दिए थे? सर गार्ड ने मुझे फुटप्रिंट साफ करते हुए देख लिया था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे लगा कि रात में अनिल आया हो। आफिया को बहुत बेरहमी से मारा गया था और आपके और अनिल के पास तो मोटिव भी था आफिया को तड़पा तड़पा के मारने का। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किरण का तो कहना है कि ये सारा किया जा तेरा ही है। नहीं नहीं, उसे कुछ गलतफहमी हुई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अनिल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने आफिया को मारा था। क्या?
सर मुझे उस समय लगा भी था, लेकिन अनिल ने मुझे यकीन दिला दिया कि आफिया के खून से उसका कोई लेना देना नहीं है। या तो इस अनिल ने वाकई में कुछ नहीं किया है, या फिर ये दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सर नागपुर से शकील का फोन है। हेलो, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सर शकील बता रहा है कि जिस पीसीओ से गीतिका को फ़ोन किया जाता था उसके पास एक सीसीटीवी मिला है। उसने उन कॉल के टाइमिंग को सीसीटीवी की फुटेज के टाइमिंग से मैच किया तो उसमें एक औरत दिखाई दी है। सर शकील ने उसका वीडियो भेजा है, ये देखिए फुटेज। तुरंत नागपुर के लिए निकलो, पता करो ये औरत कौन है और इस औरत की फोटो आफिया की माँ नज़मा को भी दिखाओ। सर। हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था गीतिका को और बोला था कि उस आफिया पर नज़र रखे, क्योंकि आफिया का मेरे शौहर के साथ अफेयर चल रहा था। क्या है ये? हाँ, क्यों उसकी फोटो अपने वॉलेट में लिए घूमते फिरते हो? हाँ, मैं प्यार करता हूँ आफिया से और निकाह भी करके रहूंगा। मैं आफिया का पीछा किया करती थी ये जानने के लिए कि वो मेरे शौहर से मिल रही है या नहीं, लेकिन मैं पुणे में उसका पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उसके हॉस्टल की एक लड़की गीतिका से मिली। मैंने उसको पैसे का लालच दिया तो वो तैयार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने गुस्से की वजह से तुमने ही आफिया के साथ ये सब कुछ करवाया? नहीं सर, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी के साथ कुछ करूं। ऐसी लड़कियों को ऊपर वाला खुद ही सजा देता है और उसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। मतलब? सर उसके अम्मी को उसके अब्बू ने गुस्से में तलाक दे दिया था, फिर वापस है बीवी के पास रोते हुए। अपने शौहर से वापस निकाह करने के लिए उसको पहले अपने देवर अशफाक से निकाह करना पड़ा, ताकि अशफाक नज़मा को तलाक दे और नज़मा फिर से अपने शौहर के साथ निकाह कर सके। जी, लेकिन उससे पहले उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद अशफाक ने नज़मा को तलाक नहीं दिया, उल्टा दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। अशफाक जानता था कि अगर वो नज़मा को तलाक दे देगा तो इतने बड़े घर की मालकिन वो दोनों माँ बेटी अकेले बन जाएंगी। उन दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी खुद तो बर्बाद थी और बेटी मेरे शौहर के साथ चक्कर चला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। तबस्सुम झूठ बोल रही है सर, ये सब बेकार की बातें। मेरी बेटी इकबाल से प्यार करती ही नहीं थी। तुझे मेरी कसम बता क्या कुछ चल रहा है तेरे इकबाल के साथ? अम्मी कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए, इकबाल भाईजान को मैं सिर्फ अपना भाई मानती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको क्या क्या बताऊं और किस किस के बारे में बताऊं सर? अकेली औरत की तो पूरी दुनिया ही दुश्मन होती है। सर मैं आफिया से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। आफिया प्यार नहीं करती थी तेरे से। आफिया की मौत में ऐसे ही किसी इंसान का हाथ है जो एक तरफा प्यार करता था उससे। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आफिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साहब मैं मानता हूँ कि साहब मैं आफिया को पसंद नहीं करता था साहब, लेकिन साहब मैं इतना बड़ा भी जानवर नहीं हूँ कि अपनी सगे भाई की बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूँ साहब। और मैम ये आपका ऑर्डर। थैंक यू मैम, आपके लिए कुछ और भी है जी। नहीं सर, मेरा सिद्धांत के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मैं शादी के बाद भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊं। सर वो आज भी मुझे बहुत मारता है। तो तुम उसकी बात मानती क्यों? क्योंकि सर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे पति को जान से मार देगा। इसलिए तुमने सिद्धार्थ को फंसाना चाहा झूठ बोलकर, और नज़मा को भी वो लेटर तुमने ही लिखा था ना? हाँ सर, लेकिन सर मैं सिद्धांत को फंसा नहीं रही हूँ। उस जैसा जानवर ही एक लड़की का ऐसा हर्ष कर सकता है। सिद्धांत के अगेंस्ट केस करो, चुप बैठी रहोगी कुछ नहीं होगा, और अगर तुम सही पुलिस तुम्हारा साथ देगी। सर मैं पहले भी कह चुका आप लोग से, मैं वहाँ गया ज़रूर था, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल गया और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा सर मुझे कुछ नहीं कहना। अंकित और सुनील का झगड़ा था आफिया के साथ। इन दोनों के पास मोटिव बनता है। हो सकता है इन दोनों के कहने पर ही ये गार्ड ने काम किया हो, क्योंकि गार्ड अच्छी तरह से जानता था कि अनिल का भी झगड़ा था आफिया के साथ। अगर वो सब करेगा तो डाउट जो है अनिल पे जाएगा। सर ये कांड खुद अनिल भी तो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सीधा मोटिव था। मोटिव तो तबस्सुम और इकबाल के पास भी था, और मोटिव अशफाक के पास भी था। हो सकता है अशफाक ने इस काम को अंजाम दिया, या फिर सिद्धार्थ, क्योंकि शगुन तो सीधा शक सिद्धार्थ के ऊपर जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, इस वारदात को किसी और ने अंजाम दिया। अभिषेक ये देखो,
ये कुछ दिन पुराना न्यूज़पेपर है। सूरत में एक लड़की के साथ वारदात कुछ ऐसी हुई थी जैसी इस लड़की के साथ। हाथ पैर तोड़े गए, उसका रेप हुआ, उसकी बॉडी पर डीएनए मिला, लेकिन किसने किया ये अभी तक पता नहीं। सर आफिया का मर्डर भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन आफिया का रेप नहीं हुआ था। अभिषेक, इस केस में जो डिफरेंसेस हैं तो उस पर क्यों सोच रहे हो? जो चीज़ें कॉमन है उस पर आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन सर अगर ये तुक्का फेल हो गया तो इस केस को बंद करने की नौबत आ सकती है। इसलिए तो रिस्क लेना भी बनता है। पिछले 5 साल के जितने भी रेप और मर्डर के केसेस हैं जिसमें इस तरह की समानता है, सबका डेटा निकालो। सर हमारे केस से सिमिलर 5 केसेस मिले हैं, भोपाल, गया, सूरत, धर्मशाला और औरंगाबाद में। सर सारे विक्टिम्स को तड़पा कर मारा गया था। इन 5 केसेस में सर 3 विक्टिम्स को मारने के बाद उनके साथ रेप किया गया था। डीएनए के ट्रेसेस तो मिले, लेकिन पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाई। इन विक्टिम्स की बॉडी पे जो डीएनए मिला है मैच करो, देखो किलर सेम है क्या। सर बाय मम्मा। सर डीएनए रिपोर्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा, और सर फिलहाल इन 5 लड़कियों में अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। अभिषेक, लिंक है? याद है हॉस्टल की वो लड़की, क्या नाम था उसका? गीतिका। गीतिका ने कहा था कि उस रात हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन चल रहा था। ये देखो, इन सारे केसेस में भी आसपास कोई ना कोई फंक्शन चल रहा था। अभिषेक, पता करो इन सारे फंक्शंस में कोई आदमी कॉमन है क्या। सर जो डिटेल्स निकालने के लिए बोली थी अब तक मिली क्यों नहीं है मुझे? सर आपका शक सही निकला। एक आदमी का पता चला है जो हर लोकेशन पे मौजूद था। ये सर ये अलग अलग शहरों में अलग अलग कैटरिंग के लिए काम करता है। मैंने मोबाइल ऑपरेटर से इसकी डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये मुंबई में है अभी। तुरंत मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो, इस आदमी को ट्रेस करो। इससे पहले कि किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए, हमें इसे रोकना होगा। क्विक, फास्ट। सर मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। 1 मिनट मैम। रघु, चल। देख, शुरू से अब सच बताना शुरू कर। हमें दूसरे केसेस में भी डीएनए सैंपल मिले, इसलिए छुपाने से कोई फायदा नहीं है। छुपाना? छुपाना कौन चाहता है सर? पहले पकड़ लेते, पहले बता देता। हाँ, मैंने उन सारी लड़कियों का खून करके उनके साथ बलात्कार किया। हेलो मैम, आपके लिए ऑर्डर। थैंक यू। वो क्या है ना कि खून देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। उसी से मैं वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड होता। आफिया को क्यों मारा? उसके ऊपर तो मेरी बहुत पहले से नजर थी, पसंद आ गई थी वो मुझे, तो सोचा मिल के आता हूं। तो कुछ लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप करता था, कुछ लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप नहीं करता था। वो एक मेरी कमजोरी है। कभी कभी खून देख के भी गरम नहीं होता मैं। लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए थी, इसलिए उससे वादा करके आया, फिर मिलेंगे अगले जन्म। अब अगले जन्म में मैं फिर उससे मिलूंगा सर। ये तेरा आखिरी जन्म है। इस वक्त रघु न्याय की हिरासत में है। पुलिस जल्द ही उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। रघु ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया कि पिछले 3 सालों में उसने कई लड़कियों को मॉलेस्ट किया था।
उनके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन कभी किसी लड़की ने रघु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की और शायद इसी वजह से रघु की हिम्मत और बढ़ी। रघु का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना भी एक अहम वजह था कि इतने सालों में रघु कभी पुलिस की रडार में नहीं आया। हमारा डर ही रघु जैसे विकृत लोगों का हथियार होता है। आफिया एक निडर लड़की थी। वो इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि लड़कियों की खामोशी ऐसे मंचलों का हौसला बढ़ाती है। आफिया अब वापस लौटकर नहीं आएगी, लेकिन आफिया के भीतर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का जो जज्बा था, उससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। औरतों के लिए सुरक्षित समाज बनाने के लिए जरूरत है इस सितम के खिलाफ आवाज उठाने की। जब तक हम चुप रहेंगे, सितम का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये चीखें खामोश नहीं होंगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद। हा पाचोळा साफ करा सर. तुम्ही तिकडे बघा काय सापडतं काय. बॉडी बाहर निकालो जल्दी. कौन है लड़की? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। 2019 के आंकड़ों की माने तो हमारे देश में हर रोज लगभग 79 मर्डर्स होते हैं। हाँ, रोज 79 मर्डर्स। इसका मतलब कम से कम 79 लोग हर रोज किसी की जान लेते हैं। पुलिस 3 बातों से केस सॉल्व करती है: क्राइम सीन से, सबूतों की बिना पर, लोगों के बयान से। पर कई बार कुछ ऐसे केसेस पुलिस के सामने आते हैं जिसमें ना एविडेंस, ना क्राइम सीन और ना ही कोई गवाह सही होता है। ऐसे केसेस में पुलिस और गुमराह हो जाती है और ये कई कारण से होता है। कई बार मर्डर रिपोर्ट ही देर से होता है, जिससे एक क्राइम सीन मैनिपुलेट हो जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बचाने के लिए गलत बयान दे देते हैं। कई बार क्राइम इतनी चालाकी से किया जाता है कि पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। हमारे आज के केस में ये तीनों बातें हुई, इसलिए हमारा आज का केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है। राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद भैया। रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ थी। छोड़िए इसे, क्या कर रहे हो? भैया, भाभी, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस। दीदी, ये तो हर घर में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए। क्या हर घर में होता है? देखो, कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया। इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। तो कहीं नहीं जाएगी, तू यहां रहे आराम से मेरे पास। अर्जुन जी बाबा, सामान ले और सामने कमरे में रख। मैं हेल्प कर देती। पहले से घर में काम कम था, जो ये 3 लोग और बढ़ गए, अब इनकी भी चाकरी करो। मामी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते। अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, देखना बेटा कौन है।
अरे आओ प्रवीण, आओ। नमस्ते अंकल। आज 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 अरे मधु, ये प्रवीण है, वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा। अच्छा। अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है। बाद में फोन करता हूँ। बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको। और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई कांड नहीं करता। दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं। अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दे। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जल्दी, शाबाश। चल रहा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना। आओ। अरे आओ पहले नाश्ता। प्रवीण, मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है। सुनिए, बोरी और एक और कार्टन रखवा दे, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक। ठीक है। वो जो फर्टिलाइजर के बॉक्स है ना, उनको सही से रखो। इधर आ बे। साले तेरे घर में तो खजाना ही खजाना है। हाँ, मिल बांट के खाना, समझा ना? अबे जा बे तू। आसिफ, आई मिस्ड यू। थैंक यू, तुम पूरे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे। तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था। वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं, इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा। मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी। आसिफ, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती ऐसे। समझ सकता हूँ, मन तो करता है तेरे बाप को पीट दूं। तुझे हाथ लगाया बेवड़ा। ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को। किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ आसिफ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। पर आसिफ, बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक ही है। तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले लेना। की कर इस मामले को। वाह, तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे? तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है। बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद। तू ज्यादा खबरदार मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद। अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। निकल यहाँ से। हाय, मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं? करोगी?
अरे हाँ अर्जुन अर्जुन प्लीज नहीं अर्जुन प्लीज मत मारो और मारो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए देख रही हो ना मेरी क्या हालत है, और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा और पढ़ाई छोड़कर तू इसे मिल रही है। माँ मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आसिफ को छोड़ दो, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी माँ। उठ उठ और वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन बस। आसिफ प्लीज वापस बताना प्लीज। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। चल सुन, वापस इधर दिखा ना तो इधर ही गाड़ूंगा, समझा? चल चल अंदर। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं और आसिफ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किसमें है, उनको क्या चाहिए, कभी सोचा है आपने? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल वही है, देख लो। हाँ ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा। ये रोज रोज ही ऐसा करता है। मामा बाद में फोन कर। मामा मैं माँ का कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है और वो कह रही थी कि पुणे पहुँच के कॉल करेंगी। मधु पुणे गई है? हाँ क्योंकि उन्होंने पापा से बात की थी ना डाइवोर्स की। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तूने पापा को फोन किया? उन्हें भी किया पर उनका भी बंद आ रहा है। अरे मधु का फोन बंद हो गया होगा, बैटरी गई होगी। मामा आप ट्राई चिंता मत कीजिए। कर, मधु ठीक होगी। तू जा। लूटपाट का मामला तो नहीं लग रहा है। गहने वगैरह वैसे ही हैं और पर्स भी मिला है, इसमें भी सब चीज़ें वैसे ही हैं। ये आधार कार्ड भी मिला है सर। मधुमती प्रसाद, आइडेंटिटी तो मिल गई, फ़ोन वोन मिला? नहीं सर, फ़ोन वगैरह तो नहीं मिला है और एरिया भी काफ़ी सुनसान है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा शिरके, फुटेज कलेक्ट करो, क्योंकि ये रहती थी विमान नगर में और इसकी बॉडी मिली है कातरज में। पैदल तो नहीं आई होगी, सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिंक करके पता करो। ठीक है सर। सर बॉडी पे कोई स्ट्रगल वुंड्स नहीं है, सिर पर ही चोट है बस, किसी भारी चीज से वार किया गया है।
ब्लड क्लॉटिंग झाले शिरके, इसका मतलब मर्डर आज नहीं, कल या परसों हुआ है। ये क्या है शिरके? ये तो ब्लड नहीं लगता है। एम्बुलेंस बुला सर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे, उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उससे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ, इधर नहीं आई और नहीं मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष, नाटक मत कर, बता मधु कहाँ है? रख फोन। संतोष सब ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में है अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इससे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी। हमने आस पड़ोस में पता किया है तो किस तरह से बीवी को और बेटियों को मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब दारू पीता है ना, अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा, तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। साहब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, और मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव है उसको मर्डर करने का। मैंने नहीं मारा उसको उसके यार नहीं मारा होगा साहब। अच्छा, तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पुनः उसको मारने के लिए आएगा? हाँ शिरके, इसके आला भाई चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। मैंने नहीं मारा साहब। अरे ये सब के सब मुसीबत है रे। पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई, और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी, नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चल बाय। दीदी, माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है, मैंने उसका फ़ोन चेक किया था। सर मधु ने 2 दिन पहले फ़ोन किया था, और सर उनकी काफ़ी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहाँ जाके मधु के भाई से बात करते, वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी कि मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है सर, कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है सर बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, थोड़ी देर आप बाहर रुकिए। सर पुणे पुलिस आई है। ठीक है, पाठो देना। हाय। अरे केळकर, कैसा आए? मस्त मस्त है। बाय द वे, PSI गोखले सर। दीपक गोखले, PSI सचिन शिर्के। हेलो सर। हेलो। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया हो। मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसे बाहर बिठाया, शायद तुम कुछ तहकीकात कर सको। मिस्टर अशोक, ये इंस्पेक्टर केळकर, पुणे पोलीस, आगे की तहकीकात यही करेंगे। गोहित केळकर, काय मदत लागली तर कळे तुमच्यासोबत असतील। गुड लक। क्या हुआ सर? आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली। संभालिए अपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है। ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आप नहीं है उसके साथ? सर हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर कि तलाक ना हो, उसके साथ खुश रहे, 2 बच्चे थे सर उनके। इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था, लेकिन मैं चाहता था वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है। मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया
होता, काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है तरुण माने। खुशबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा, उनका क्या? सिया, तुम जानती हो कि वहां जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका। मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ। क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों, क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया, समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मधु को क्यों मारूंगा? चल। सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? भाई को। इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका। लॉक खोल। सर लॉक खोल। सर, मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर। इसका अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज़ दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने देखा कि जी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण? तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने हे भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। ती सती सावित्री बन मत तू, तेरी भी तो शादी हो चुकी है। डिवोर्स कहाँ पी लिया तूने अब तक? चल निकल यहां से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? और मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर, ये देखिए, सर हमने तरुण का फोन चेक किया सर। मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर। पुणे जाने वाले थे, एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। कर दे, उठाओ इसे। चल। अरे सर, मैंने किया क्या है सर? मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन प्लीज पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। ए अर्जुन, हाथ मत लगा। अच्छा, हाथ नहीं लगाऊं? देख, तेरी माँ ने तुझे छूने से मना किया था तो उसका क्या हाल किया।
अब ये सोच, तू मना करेगी तो तेरा क्या हाल करूंगा। अच्छा ऐसा है, तो ये सारी बात जाके मैं पुलिस को बता देती हूँ ना। अच्छा, तो तुम अपने लिए दूसरा घर भी ढूंढ लेना, और ये भी सोच लेना कि तुम दोनों जवान बहनें अकेली सड़क पे रहते हुए कैसी नजर आओगी। ए, चिल्ला मत, खड़े रह, चल। सर मैंने नहीं मारा है। खड़े, चलो बरा। साहब मैंने नहीं मारा है मधु को, मैं क्यों मारूंगा उसको। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय, एक चाय, एक चाय, एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रही तो उसका घर टूट जाएगा। कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं। करूं तो क्या करूं मैं। हे, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। प्लीज रोना मत। तूने एक दुखी औरत का घर पौधा लेके उसको मार दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है उसको सर। सर, जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उससे शादी। तो सर मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर मैं पुणे क्यों जाऊंगा? मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया सर, फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए। मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपं वाटतंय ना सगळं? हाँ शिर्के, इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सर पर जिस हथियार से वार किया गया था उस पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस थे और मधु का पति संतोष गैराज चलाता था। संतोष इस केस में बहुत बड़ा सस्पेक्ट था, पर पुलिस को बाद में मधु के अफेयर के बारे में पता चला। मधु अपने से काफी छोटी उम्र और शादीशुदा लड़के तरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और मौत के वक्त तरुण उसके साथ था। वो भी उस वक्त पुणे जा रहा था और तरुण इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर कोर्ट में हार्ड एविडेंस ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है शादी के लिए। मेरी हालत देख रहा है ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर ये देखिए सर, मधुमती प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो सर ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है सर, अर्जुन ने से अपलोड किया है। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मेरी बात करो, सच्ची बोल रहा हूं पापा। ये सब करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। बात करो सर, इसी ने मेरी माँ को मारा है। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रही है सर। तू झूठ बोल रहा है सर मेरी माँ ने इसे वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। अर्जुन क्या है? और जब मैंने ये बात मामा और मामी को बताई तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बुआ सॉरी बुआ। चुप कर भाभी, देखिए क्या किया इसने। सिया के वीडियोस निकाले हैं क्या? देखिए आप। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। अभी इसने सिया के नहाती। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले सिया के बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों उगल रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? अभी मैंने आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही दीदी, मैं झूठ बोल रही हूँ। सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि
इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू, ये क्या कर रही थी तुम? वो प्रवीण, दूर रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ, इतना क्या चिढ़ रही हो? तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन, और तुमको पुलिस के पास जाना है ना, तो जाओ, हम देख लेंगे। अर्जुन, तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण? प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखे चल गए। ये काम करो, इन सबके CDR और एलिबाई चेक करो। तरुण के रिहा होने के बाद पुलिस ने बहुत कोशिश की उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की और बाकी सस्पेक्ट्स को भी खंगाला गया, पर उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। संतोष हो या तरुण या मधु के मायके वाले, सबकी एलिबाई थी। अक्सर पारिवारिक मामलों में पुलिस के सामने यही अड़चन आती है कि कौन किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आता और उन्हें असली मुजरिम तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो जाती है। इस तरह केसेस ठंडे पड़ जाते हैं। मधु का केस भी अब कोल्ड केस बनकर रह गया था, पर 3 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को ये केस दोबारा खोलना पड़ा। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, माँ ने सिखाया था। खुशबू, खुशबू, सिया हुआ नहीं तुम लोगों का अब तक? हाँ। फटाफट कर, चल खुशबू। सर, कल से मेरी बहन की दोनों बच्चियां मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कब से? सर कल से दिख नहीं रही हैं सर। तुम्हारे घर पर रहती थी ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, अर्जुन की जो रिमांड हुई थी तो सपना ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाप शराबी है, वो उन्हें लेने आया नहीं, तरुण उन्हें अपने घर ले गया। मुझे भी लगता था कि पड़ोस में है, जब दिल करे मैं उनसे मिल लिया करूंगा, लेकिन कल से वो नहीं मिली सर। मैं अपनी बहन को पहले ही खो चुका हूं सर। प्लीज इन बच्चियों को ढूंढ लीजिए सर। उन दोनों लड़कियों की फोटोज और सारी डिटेल्स दे दो हमें। ये लड़कियां जानी पहचानी सी लगती है। हाँ बोला सावन। केलकर, वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ, उनकी दोनों बेटी की लाशी मिली है। क्या? खुशबू, श्रिया, सब ये तुम दोनों की वजह से हुआ। ना तुम इन्हें घर से निकालती और ना ये तरुण के पास जाते। पहले उसने मेरी बहन को मारा और दोनों बच्चियों को। सर, आपको उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए वो खुला घूमता रहा। देखो उस कातिल ने दोनों बच्चियों को मार दिया सर। अशोक जी, इस बार तरुण बच के नहीं जाएगा। मुझे इन दोनों लड़कियों की PM रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए और पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या। और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियां उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तरुण का फोटो सर्कुलेट किया, सारे CCTV फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत ज़रूरी है। और तरुण की वाइफ, उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियां जिंदा होती। सर, तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर, 2 दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
बाप नहीं है उनका, समझा? तो तुम लोग जो करना चाहोगे उसके साथ तो करने दूंगा क्या? ए, बाप बनने की कोशिश मत कर अब। सादा किया ना, समझ ले तू। चल। नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा। वो उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। माहित नाही कसलं बोडक्याचं गिल्ट होतं त्याला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? आता काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डानू के घर का एड्रेस देना। एड्रेस क्या है? हम चेक करेंगे। सर हमने कुछ नहीं किया। नहीं किया सर, सच्ची। चुप बैठ, सीधा खड़ा रहे। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था, तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है? सर खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। वो वापस यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तेरे को पहले भी बोला था उसको मिलना मत। इसके बाद है ना, ये सब मैं देखने नहीं वाला। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहना तुझे। और सर वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोगों का ब्रेकअप भी कराया था और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है। सर वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। ये आसिफ पूना का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को। उसको लेके आओ। सर मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में, संतोष गया था वहाँ पर। सर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई थी। सर संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। संतोष को लेके आओ। सर पहले लड़की का एमएमएस बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समाचार क्या इनका? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर सिया और खुशबू की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर। हाँ, लेकिन उनके पेट में पोहे के ट्रेसेस मिला है और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का डीएनए सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का। इस बच्चे के डीएनए से मैच करवा और वो प्रवीण और अर्जुन उनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को मां ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है। संतोष ने बताया था। उनके गायब होने से एक दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे। खुशबू प्रेग्नेंट है, उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू। तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला। बाद में बात करता हूँ। देख यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने में तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर। मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कहीं नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को। सर या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने किया है। हेलो, ठीक है, हमारा है सर। तरुण की बॉडी मिली है। क्या? तरुण का गायब होना, खुशबू और सिया की बॉडीज का इस तरह मिलना तरुण को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा करने वाला था। पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही थी
कि अगर उन्होंने तब तरुण को सजा दिलवा दी होती तो आज दोनों लड़कियां जिंदा होती। पर तरुण की बॉडी मिलने के बाद मामला और उलझ गया। अब लग रहा था शायद तरुण ने मधु को नहीं मारा। अगर तरुण ने मधु को नहीं मारा तो किसने मारा? और ऐसा क्या हो गया था इन 3 महीनों में जो कातिल ने इन 3 लोगों की जान ले ली? क्या तरुण और लड़कियां मधु के कातिल तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा, या बात कुछ और ही थी? कॉल आया था कि बॉडी मिली है, बहुत बदबू मार रही थी, देखा तो वो तरुण निकला। शिरके बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है, लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। ये लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। शिरके तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब मेरे पास क्या चाह रहा था, सब कुछ दारू में बिक गया। गैरेज में रहता हूँ, फिर बच्चियां वहाँ खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दिया उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीडीआर चेक करो, यही रहने दो इसको। सर इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर उसे उठाने के लिए गए हैं। अरे साहब कहाँ लिए जा रहे साहब? मैंने क्या किया? कहाँ लिए जा रहे साहब? अगं त्याला पैसे ट्रान्सफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं पिया आहे मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर प्रवीण की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर वो प्रवीण का ही है। मतलब सर कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर सीडीआर के हिसाब से वो यहीं था, सतारा में। और सर उसकी एलिबाई भी है। अरे वो अमीर आदमी है, एलिबाई खरीद सकता है। फिर से चेक करो। सर आसिफ को लेके आए। आसिफ सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर उनकी गलती नहीं थी, कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। और वो तरुण रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। चल ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ तरुण ने मारा। तो गुस्से में कि तूने तरुण और 2 लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों? सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर मैं सिया को क्यों मारता? मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के अबॉर्शन के लिए। सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर। अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका सीडीआर चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। जब पोहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से। हाँ देख, तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें, सीसीटीवी में देखा है हमने। सच सच बता, तरुण खुशबू और सिया को क्यों मारा? जो ऐसा नहीं बताएगा घेर तो रापटा। तुम्हारी मत सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर। खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब वो दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई। और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला, तब मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें।
देखो, मेरी माँ का घर कोलापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मजे मार रहा है, और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया। लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? ये लो। तरुण को मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे रास्ता सबके पास होता है रे, सबको चाहिए शॉर्टकट। अब बता मधु को क्यों मारा? हाँ, मधु को क्यों मारा? नहीं सर, नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। सिर्फ ये सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा। ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था, और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिरके, अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है, मर्डर इसी ने किया है। हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर। ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है, और सर उसकी कार की नंबर प्लेट ये किसी से मैच नहीं हो रही। सर 1 मिनट सर, ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्टैग की डिटेल्स निकालो। कड़े। सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्टैग यूज हुआ था सर, सतारा से पूरा जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। इधर इधर देख, तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है, और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा? बता दो। हाँ, मारा मैंने मधु को। सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। जो तरुण उसे भड़का रहा था, तरुण ने उससे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ हूँ। मधु रुको, मधु देखो मधु, तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सब ने हमारा फायदा उठाया, और आपने भी कुछ किया नहीं, पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अरे अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया, वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, और मैंने जाके उसे। चल ना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूंगा। और फिर मैं उसे सुनसान सड़क पे ले गया। मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर लेके आ। पत्थर लेने गई और तुझे क्या लगा 4 लोगों का मर्डर किया बच जाएगा? निकल जाए हमारे हाथ से। अभी जिंदगी भर सड़ जेल में। मधु की मौत के लगभग 5 महीने बाद उसका केस सॉल्व हुआ, वो भी उसकी बेटियों की मौत के बाद। अगर पुलिस ने तरुण की लाश बरामद ना की होती तो शायद सिया और खुशबू का केस भी
कोल्ड केस की लिस्ट में शामिल हो जाता। इस केस ने पुलिस को हर मोड़ पर गुमराह कर दिया। पर कहते हैं ना, खून 7 परतें खोलकर भी सामने आ ही जाता है। अशोक ने 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया अपने रुतबे और रसूख को बचाने के लिए, जबकि वो अपने बेटे अर्जुन और प्रवीण को समझाकर उन्हें सजा देकर मामला सही कर सकता था। गलत के खिलाफ लड़ने में अशोक अपनी बहन का साथ दे सकता था, पर उसने उसे मारना ज्यादा सही समझा। अशोक ने उसी बहन को मार दिया जिसे वो संतोष से बचा रहा था। किसी को मारना कभी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई और बेहतर रास्ता होता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद।